बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर डेंसा और आप देख रहे हैं ST TV। पाकिस्तान की ज़ाहिर है मुआशी मुश्किलात हैं और एक ऐसे मरीज़ की सूरत पहुंच चुका है जिसे वो कहते हैं ना कि एंड पे मल्टीपल ऑर्गन कोलैप्स हो रहा होता है और डॉक्टर जो हैं वो बड़े परेशान होते हैं आमतौर पे उम्र रसीदा बुज़ुर्गों में। यहाँ पे भी यही हो रहा है। करंट अकाउंट कुछ देखें तो अल्टीमेटली फिजिकल अकाउंट के साथ जाके उसका राब्ता होता है कि आप टैक्स कितना रेज़ कर सकते हैं। टैक्स रेज़ करने का मामला आता है तो वो एक सोशल समाजी मसला बन जाता है। आप दुकानदारों पे और रिटेलर्स पे टैक्स उस तरह से ओपन लगा नहीं सकते और जो पैसे हैं वो आपने सूबों को बहुत सारे जो सेंट्रल डिविजिबल पूल में आते हैं दे देते हैं। NFC इन्हीं जो आजकल हुकूमत में यही लोग थे जिन्होंने उस वक़्त भी किया था। तो शौकत तरीन थे, मुझे याद है कि जिस वक़्त ये हुआ था तो IMF का प्रोग्राम भी था और वो अब ये कहा जाता है कि इसको जब तक आप चेंज नहीं करते पॉसिबल नहीं है और अगर नहीं करना तो फिर सूबे जो हैं उनसे डिफेंस और प्राइमरी डेफिसिट को छोड़ के आगे जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वो सूबों से चार्ज की जाए। तो कॉम्प्लेक्स मेथड है, जो नेगोशिएशंस हैं वो चल रही हैं। एक खबर साथ ये भी आई है जो कि है तो पैराफ्रल लेकिन इम्पॉर्टेंट होने की वजह से मैं थोड़ा सा उसको जिक्र कर रहा हूँ कि आज जो IMF की टॉक्स हुई हैं उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जो $2 बिलियन 23-24 मार्च को चाइनीज़ IPPs को जो CPEC के तहत लगे थे, शहबाज शरीफ उस वक़्त थे पावर में थे, किसी ने मेन रोल में, तो उनके जो शेड्यूल है पेमेंट की एलोकेशन वगैरह का उसे IMF में ना लाया जाए और वो डिस्कशन ना किया जाए, वो उससे सेपरेटली हल हो। तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। और करेंसी के बारे में मैं ये कहता चलूँ कि गुज़िश्ता 1-2 हफ्ते से बल्कि फरवरी के मिडल के बाद से 280 से ऊपर नहीं गई। आज मैंने अभी देखी थी थोड़ी देर पहले 279.53 है जो कि 80 से अभी तक भी कम है, जबकि समझा ये जाता था कि कहा जाता था बल्कि हमें सेंट्रल बैंक से कि 290 को ना टच कर जाए वगैरह वगैरह। हमने आज बजाय इसका खुद ख़बरें एनालिसिस करने के एक दफ़ा फिर हमने एक ऐसे एक्सपर्ट को साथ लिया है जो इनकम टैक्स रिफॉर्म में, ये तो मुझे पर्सनली पता है कि कई दौरों में FBR में मुलाकात होती, इन्वॉल्व रहे हैं, स्कीमें दी, मईशत पे गहरी नज़र है और एक रोस्टर सा या जिसे कहते हैं ना कि एक छोटा सा मेमो सा आता रहता है इनका इकॉनमी के ऊपर। जनाब इशफाक तौला साहब, इशफाक साहब वेरी वार्म वेलकम। आपका मैंने थोड़ा सा ये बता तो दिए, थोड़ा सा जो भी बातें की हैं इस पे कोई 2-4 लाइनें आप कहें ना, फिर आगे चलते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू ताहिर साहब। सबसे पहली बात तो जो आपने कहा ना, तो हमारा जो सेचुरेशन लेवल है ना ऑक्सीजन का, वो 90 से नीचे गिर गया है और इसमें आपको पता है मल्टीपल ऑर्गन फेल होने के चांसेस हैं, जैसे आपने कहा है। सबसे बड़ा जो किल आपको जो पड़ी है वो करंट अकाउंट डेफिसिट से, और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है आपकी इंपोर्ट्स है। 2 साल पहले जब आपने अपना करंट अकाउंट डेफिसिट का टारगेट किया था कि $8 बिलियन होगा, विच वाज ऑलमोस्ट 2% ऑफ योर GDP। वो तो सरप्लस भी हो गया था। नहीं 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 सर, हमने 2 साल पहले ये करंट अकाउंट डेफिसिट का हमने टारगेट रखा था जब शौकत तरीन साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे। और वो मैंने उनको उस वक्त भी कहा था कि ये आपका गलत अंदाजा है, जिस तरीके से आपने बजट पेश किया है, जिस तरीके से इंपोर्ट आप खोलना चाह रहे हैं, ये आपका 3-4 महीनों में एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो वो मेरा ख्याल है उनके एडवाइजर थे, उन्होंने अपने तौर पे कहा कि नहीं नहीं जी, ये तो आप फिक्र ना करें। और उस वक्त के जो गवर्नर स्टेट बैंक थे उन्होंने कहा कि तोला साहब आप बात करें, हम तो 5 बिलियन पे ले आएंगे, 8 बिलियन तो हमने वैसे ही दे दिया। तो सितंबर में जाके वो 6-6.5 बिलियन जब हो गया, तो मैंने फिर एक रेड फ्लैग अलर्ट किया थ्रू मीडिया, और शौकत तरीन साहब को भी मैंने बताया। तो वो कहते थे नहीं नहीं हम कंट्रोल कर लें। अक्टूबर में एग्जैक्टली वो 9 बिलियन के करीब पहुंच गए। तो फिर उनकी जो मेरा ख्याल है ना, जो पसीने छूटने लगे और ये IMF की तरफ गए। वो अगर आप देखेंगे जो उन्होंने कमिटमेंट किया और फिर मिस कमिटमेंट हुआ फरवरी में, आपको भी पता है, पूरा क्यू ब्लॉक आपको गवाही देगा कि पूरा क्यू ब्लॉक इसके खिलाफ था। बट लीडरशिप, उस वक्त की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, उन्होंने कहा कि नहीं जी, नथिंग डूइंग, वी आर बर्निंग ऑल द बोट्स। और उसकी वजह से जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट 8 बिलियन जो एक्सपेक्टेड था या जो प्रोजेक्टेड था, उससे जो 17.2 बिलियन पे आप जो गए,
जो $9.2 बिलियन आपने एक्सेस किया, इससे पहले भी एक मतलब हम कर चुके हैं 2018 में, मगर ये जो आपने एक्सेस किया, इसकी कमर टूटने के बाद आज तक आप सरवाइव नहीं कर सकते। फिर आप IMF के पास जब गए मुफ्ता इस्माइल साहब के साथ, तो बहुत ज्यादा उनकी कंडीशनें थी जो कि आपको फुलफिल करनी पड़ी, जिसने आपके इन्फ्लेशन भी बड़ा ठीक ठाक लेवल पे कर दिया, आपको फ्यूल प्राइसेस भी इंक्रीज करनी पड़ी, आपकी मईशत स्टेबल नहीं हो रही थी। देखिए, दुनिया में ये इन्फ्लेशन बहुत एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल की आप जब इंक्रीज देखते हैं तो आपको नजर आता है कि जी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है और एक नया न्यूमरेटर आ जाता है। तो न्यूमरेटर नया आने से मेरा ख्याल है इन्फ्लेशन 2 से 3% पाकिस्तान की होनी चाहिए, मैक्सिमम 4 होनी चाहिए थी। जैसे आप श्रीलंका की हालत में देखते हैं, 2012 से लेके 2014 में जब जंप किया था, जब आपने देखा होगा। मगर पाकिस्तान में ये इसलिए नहीं हो सकी कि आप IMF के एक स्पेशल प्रोग्राम में दोबारा आ गए, और उनकी कंडीशनें वही थी कि आप टैरिफ बढ़ाइए, पेट्रोलियम लेवी बढ़ाइए, आप अपने इंटरेस्ट रेट को इस तरीके से रखें, आप अपनी बैंकिंग को इस तरीके से रखें। तो वो जो फैक्टर्स थे वो आपके किलिंग हो गए। अब आपको मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता हूं कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं ताहिर, जो कि नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पे ऑपरेट कर रही हैं। कुछ ऐसी भी कंट्रीज हैं जो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट में है और वो IMF के प्रोग्राम में भी है, मगर वहां इतना डिक्टेशन नहीं है जितना हमारे यहाँ है। और खैर वजह सही भी है, बेगर्स कांट बी द चूथर्स। मैं तो सीधी सीधी बात करता हूँ, आप जो वो कहते हैं आपने करना पड़ता है। आज भी जैसे आपने कहा है वो चाइनीज पावर प्रोजेक्ट का भी जो उन्होंने कहा है, बिल्कुल उन्होंने 493 बिलियन रुपीस का है मसला, उस पर भी उन्होंने इनपुट दी है। अच्छा, जो दूसरी तरफ आपने बात की है, देखिए एक विकसित सर्कल है। करंट अकाउंट डेफिसिट लीड्स टू योर फिस्कल डेफिसिट, ये ट्विन डेफिसिट को आप कैसे रिजोविनेट करेंगे, ये सबसे बड़ा मसला है। और सबसे बड़ा जो आपको मदर ऑफ ऑल इवल है वो करंट अकाउंट डेफिसिट है। करंट अकाउंट डेफिसिट में सबसे बड़ा हमारा जो मसला आ रहा है कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो स्टेगनेंट होती हैं और मोस्टली कंटेंजेंट होती हैं आपकी कॉटन प्राइसेस पे। कॉटन प्राइसेस जब $1 पर पाउंड होती है तो आपका कुछ सिस्टम और होता है, जब इससे कम होती है तो कुछ और होता है। तो ये आप, और इसके अलावा मैं आपको बड़े वसूख के साथ कह सकता हूं कि जितनी IT एक्सपोर्ट हो रही है, इसका आपका हार्डली 20% रेमिटेंस पाकिस्तान में आता है। बाकी सारा ये बाहरों बाहर रह जाता है। सारी बड़ी कंपनियां इन्होंने, सेटेलाइट कंपनी जो बीच में इन्होंने लेयर्स बनाई हुई हैं, और उन लेयर्स के थ्रू ये काम कर रहे होते हैं मोस्टली। मैं हर किसी के बारे में नहीं कह सकता, बट मोस्टली कर, इवन यहाँ तक कि फ्रीलांसर भी जो हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान दुनिया की दूसरी या तीसरी बड़ी मार्केट हो सकता है, उसमें भी जो बच्चे बच्चे आ रहे हैं वो भी हमसे यही बात कर रहे होते हैं कि जी दुबई में अकाउंट कैसे खोलें। अब ये चीज देखते हुए मैं ये समझता हूं कि आपको दो तीन चीजों पे तवज्जो देनी पड़ेगी आपकी मईशत को ठीक करने की। सबसे पहली चीज है, आपने SIFC बनाई। SIFC ये पिछली हुकूमत में, जिसमें मैं भी कोई छोटा मोटा ओहदा रखता था वजीर मुमलिकत का, उसमें हमने SIFC का मकसद ये था कि ब्यूरोक्रेसी, एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत या पॉलिटिकल लीडरशिप एक पेज पे आ जाए, ताकि कोई एक दूसरे की राह में रुकावट ना क्रिएट कर सके। इसका मकसद यही था कि आप सिर्फ ये देखेंगे कि आपका जो सबसे बड़ा एरिया है जिससे आप कमा सकते हैं या जिससे आप फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकते हैं, दैट इज एग्रीकल्चर एंड IT। एग्रीकल्चर में हमने आइडेंटिफाई किया कि 9.1 मिलियन हेक्टर, जो विच इज ऑलमोस्ट 33% ऑफ द लैंड विच इज अनयूटिलाइज, और उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू, जिसमें लाइव स्टॉक भी शामिल है, जिसमें आप वीट की प्रोडक्शन भी ले सकते हैं। तो उसको आपको मोबिलाइज करना बहुत मस्ट हो गया। दूसरा, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बड़ी लो है कंपेयर टू वर्ल्ड। जैसे आपने मेज की प्रोडक्टिविटी देखी, वो अब एट पार आनी शुरू होती। वीट जो सबसे बड़ा आपका मसला था, फर्ज करें जैसे कि आपकी जो रिक्वायरमेंट एनुअलाइज वीट की है वो 31.1 मिलियन मेट्रिक टन एस्टिमेटेड होनी चाहिए। 4 मिलियन मेट्रिक टन आपका होना चाहिए सिक्योरिटी रिजर्व्स, और आपकी 4 मिलियन मेट्रिक टन, मुझे ये पता है कि हमारे नेबर कंट्रीज में चली जाती है। तो ओवरऑल आपकी 40 मिलियन के करीब की प्रोडक्शन होनी चाहिए, जो कि हमारी 25 से 30 के दरमियान होती थी। तो आपको वो इंपोर्ट करके बहुत बड़ा बिल आपका आ जाता था। इस मर्तबा आपने देखा होगा वीट काफी सस्ती है इंटरनेशनल मार्केट, बट हमने भी जो सपोर्ट प्राइस दी हुई है ना, मेरा ख्याल है वो बहुत ज्यादा है।
तो मेरा ख्याल है इस मरतबा मुझे नहीं लग रहा है कोई स्मगल होगी, बिकॉज के जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं वो भी डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेंगे। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि 4 मिलियन मेट्रिक टन, इसके अलावा अगर आप सही मायनों में दो की एवरेज अगर आप ले लें पर एकड़, 2 मन पर एकड़ के हिसाब से अगर आप ले लें, तो आपको आराम से 8 मिलियन मेट्रिक टन आपके पास अवेलेबल होगी सरप्लस, जिसको कि आप एक्सपोर्ट करके आप अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को इलिमिनेट कर सकते ये बताइए, ये हाँ, ये बताइए कि ये बात, हाँ जी, बता क्विकली बता लें फिर आगे करते हैं। हैं। आज में ये है कि कॉटन की प्रोडक्शन मतलब आपकी काफी ज्यादा हुई है और अच्छी हुई है, बिकॉज के लास्ट टाइम ये जो कितनी हुई है? कैटास्ट्रॉफी, उसकी वजह से काफी फ्लड में नुकसान पहुंचा था कॉटन, स्पेशली सिंध को। अब वो वाटर लेवल ऊपर आने की वजह से सिंध इज द 7th बेस्ट क्रॉप इन द वर्ल्ड नाउ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको अल्लाह की तरफ से एक वो जो होता है ना, कुरान में है ना, इन्नमा उस्री युस्रा व इन्नमा उस्री युस्रा, तो ये आपको डबल बेनिफिट अल्लाह ताला की तरफ से ये तोहफे में मिलेगा। और इसकी वजह से आपकी कॉटन की इंपोर्ट भी नहीं होगी इस मतलब, और एक्सपोर्ट के अच्छे होने के चांसेस हैं। अच्छा ये बताइए, हाँ, ये बताइए कि ये बातें तो सारी ठीक हो गई, पाकिस्तान का जो मसला है, एक तो लिक्विडिटी का मसला है बड़ा, दोनों फिजिकल साइड पे भी और करंट अकाउंट में भी, जो कि डॉलर भी नहीं है और पैसे भी, ज़ाहिर है इन्फ्लेशन बहुत। दूसरा मसला ये है कि इकॉनमी भी नहीं उस तरह से चल रही, और इकॉनमी में जो इंटरेस्ट रेट है बहुत ज़्यादा है, फिर उसके अलावा जो यूटिलिटी की, ख़ास तौर पे पावर की, बिजली की प्राइसेस हैं बहुत ज़्यादा हैं वो करने, तो वायबल नहीं रहता उस तरह करना। तो इकोनॉमिक साइड का आईएमएफ जो इस दफ़ा बातचीत चल रहा है वो यही है कि लिक्विडिटी जो है सूबों से लेके दी जाए या वटेवर, और फिर हम ये देख, समझ रहा हूँ मैं कि शायद अगला जो आने वाला प्रोग्राम है 4 साल का, इस लास्ट ट्रांश को साथ उसके अगले प्रोग्राम के साथ शायद क्लब करने की भी बात हो रही है कि अगला 4 साल या 5 साल के लिए प्रोग्राम का। तो इस टाइट रोप, इस बिल्कुल इस एक शिकंजे में रहते हुए कैसे इकॉनमी आगे चल सकती है, ख़ास तौर पे जिस वक्त इंटरेस्ट रेट तो कोई नीचे आता हुआ नज़र नहीं आता। ताहिर भाई, ये सबसे बड़ी बात है, इंटरेस्ट को आपने अलाइन और टैग किया होता है कि इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट को हम अलाइन करते हैं। और सबसे बड़ा मसला हमारे लिए यही आ रहा है इस वक्त कि आप आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते हुए, पहले हम हमेशा फिस्कल डेफिसिट पे एग्री करते थे आईएमएफ से, लास्ट प्रोग्राम में हमें प्राइमरी डेफिसिट पे ले आया गया कि जी आप इंटरेस्ट की पेमेंट को हटा दें, बाकी डेफिसिट की बात करें। इशफाक साहब, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन ये जो इन्फ्लेशन है वो तो मॉनेटरी एक्सपेंशन से आ रही है, 80% से ज़्यादा तो वहाँ से आ रही है, इंटरेस्ट रेट से क्या ताल्लुक है इसका? नहीं, मॉनेटरी एक्सपेंशन से देखिए अब नोट आती है छापने ना, से। परचेजिंग पावर तो लोगों के पास अभी नहीं आई है ना। आप ये देखें, आपका जितना भी इन्फ्लेशन है, आप जो भी सर्वे उठा के देख लेंगे, डिमांड पुल नहीं है, कॉस्ट पुश है सर। ये वही ना। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जब भी होता है ना, वो आपकी टाइटनिंग ऑफ द फिस्कल पॉलिसीज से होता है। आप इंटरेस्ट रेट हाई रखेंगे, पॉलिसी रेट हाई रखेंगे, तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट हाई, आपका इन्फ्लेशन हाई होगा। 1 परसेंटेज पॉइंट में इसमें सबसे बड़ा जो लूजर है वो गवर्नमेंट है। पे गवर्नमेंट करना को पड़ता इस वक्त तो सबसे बड़ा इस वक्त जो खर्चा है गवर्नमेंट का, फिस्कल डेफिसिट का जो हिस्सा है, वो आपका वो आपका डेट सर्विसिंग है। आप डेट सर्विसिंग 8.3 ट्रिलियन दे रहे हैं। 8.3 ट्रिलियन ऑलमोस्ट, अगर हम मैं इसको कैलकुलेशन करूं या आपकी भी अपनी रिसर्च टीम है डीपीआई की, 466 बिलियन रुपीस पर परसेंटेज पॉइंट आपका। हाँ बिल्कुल ठीक अब है। आपको मैं एक दूसरी तरफ लेके जाता हूं थोड़ा सा घुमाने के लिए, फिर आखिरी में हम एनएफसी पे भी बात करेंगे। देखिए इस वक्त आपकी जो करेंसी का मॉडल है, मैं आपको वसूख के साथ कह सकता हूं कि आपकी करेंसी की वैल्यू 235 से 250 के दरमियान है। ये मैं ऑथेंटिक इकोनॉमिक मॉडल के बेस पे, जो मेरी टीम और मैंने डेवलप किया है, उसकी कैलकुलेशन के बेस पे कह रहा हूं। और इसका एंडोर्समेंट दो वजूहत पे मैं आपको दूंगा। एक तो स्टेट बैंक ने पिछले 6 महीनों में $2 बिलियन बाई किए हैं मार्केट से, जस्ट टू अच्छा। बूस्ट। और दूसरा अगर आप देखेंगे तो अभी आपको गोल्डमैन सैक की एक आपको अभी एक आर्टिकल आया था, उसमें उन्होंने भी कहा है कि 20% से रुपये अंडर वैल्यू है। तो मीनिंग दैट कि आज उनकी वैल्यू के हिसाब से ₹225 आ रहा है, मेरी वैल्यू के हिसाब से 235 से मैं मैक्स ले रहा हूं 250।
तो 30 रुपए जब आप अगर अपनी ज्यादा वैल्यूएशन देंगे। को ज्यादा रखेंगे करेंसी को, देखिए एक तरफ तो हम कहते हैं कि जी आप फ्री फ्लोट ऑफ मार्केट रखते हैं, तो भाई जहां डिमांड सप्लाई आ रही है आप ले। अगर स्टेट बैंक ने बाय करना है तो ऑप्टिमल रेट पे लेना, क्या जरूरी है हाई रेट पे ले वो। जो मुझे उन्होंने कहा एक जिम्मेदार अफसर ने कि जी कि आपको नहीं पता कि जी एक्सपोर्टर्स को हम सहारा देते हैं। मैंने कहा आप एक तरफ तो एक्सपोर्टर को सहारा दे रहे हैं, चले 30 रुपए आप अपनी जेब पे ले रहे हैं, टैक्स पेयर का पैसा है ना ये तो। और दूसरी तरफ आप उन पे टैरिफ बढ़ा के उनकी आप वही फिर हरदा सनाई सुनते रहते हैं हम। तो दोनों चीजें ना करें। दूसरी चीज ये है कि वो अगर पास थ्रू इन्फ्लेशन की कॉस्ट है जो ये 30 रुपए की है, ताहिर मेरे हिसाब से वो 5 से 5.5% बनती है। 5 साढ़े 5% अगर आप अपना इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन को अगर आप कम करते हैं, ये जो आप कह रहे हैं ना मॉनेटरी एक्सपेंशन की वजह से हुई है, नहीं, इसमें ये भी एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट शामिल है। अगर उसको आप कम करते हैं तो आप अगर अपना पॉलिसी रेट कम करें और उसको 22 से अगर आप 17 पे लेके आए, तो आप 2.3 ट्रिलियन का अपना डेट सर्विसिंग कम कर सकते हैं फिजिकल डेफिसिट से। अगर आप ये दोनों चीजें कर लेते हैं ना सर, तो आपके पास काफी स्पेस रहती है कि आप इसको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं अंडर प्रिविलेज लोगों को। और दूसरी तरफ आपका जब फिजिकल डेफिसिट कम होता है और जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं और जब लोगों को लिक्विडिटी अवेलेबल होगी इंडस्ट्री को, तो आपकी इकोनॉमी भी बूस्ट करेगी। आपका इसका जो हमारी एक रीडिंग और हमारी एक जो कैलकुलेशन है, उसकी मैं ऑथेंटिसिटी अभी नहीं दे सकता आपको, बिकॉज वी आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट। आप 1 से 1.25% आप अपना जीडीपी ग्रोथ में ले जा सकते हैं। उसकी वजह से आप हर जीडीपी परसेंटेज पॉइंट पे 3 लाख जॉब्स आप क्रिएट करते हैं, तो 3 साढ़े 3 लाख जॉब्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आपकी सिग्निफिकेंट अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आ रही है। तो ये फॉल्ट जो है हमारा, ये मेरा ख्याल है हमें दुरुस्त करना पड़ेगा। हाँ, आईएमएफ सर आंखों पे, हमें एक प्रोग्राम चाहिए भी, मगर हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए इनको भी कि यार आप हौला हाथ रखें। दूसरी तरफ आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपका अंडर प्रिविलेज तबका है, क्या ये 35,000 रुपए में, जिसको 35,000 भी नहीं मिलते बेचारों को, वो जिंदगी की बसर कर सकता है। कम से कम आपका मिनिमम वेज 50,000 रुपए होना पड़ेगा। और जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको बीआईएसपी से जो इनका जो ऑनर एरिया है, जो वजीफा है, उसको डबल करना पड़ेगा। अच्छा, चले 50,000 से फिर वो कहते हैं इन्फ्लेशन होगी। खैर अलग बहस है, ये इसको फिर करेंगे। ये बताइए कि एनएफसी एनएफसी के बारे में भी आईएमएफ वाले पहले उन्होंने बात की, आज डिस्कशन हो रही है कि जो प्रोवेंशियल फिजिकल साइड है उसको देखा जाए। मुझे याद है जब ये एनएफसी में टिंकरिंग हुई थी, 10% उठा के सूबों को ज़्यादा जब दिया गया था, आज से कुछ अर्सा पहले 16%। 16%, 16%। तो उस वक्त उसमें ये था कि जो सूबे हैं वो सरप्लस प्रोड्यूस करेंगे और वो यूज़ करेंगे, तो ना तो वो सरप्लस कहीं प्रोड्यूस हुआ है और ना ही आगे लाए। अब ये बात हो रही है उसमें, एक तो कहते हैं कि दोबारा से उसको वहीं लाया जाए जहाँ से उठाया था, ताकि डेट से, या फिर डेट सर्विसिंग जो है, ख़ासतौर पर इंटरेस्ट पेमेंट जो है, और डिफेंस बजट जो है वो सूबों से चार्ज किया जाए। तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? ताहिर भाई, मैं आपको, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, मैं आपको एक रिपोर्ट भेजूंगा, और ये मैंने उस वक्त की स्टेब्लिशमेंट को या लीडरशिप को वहाँ की मैंने ये रिपोर्ट दी है। आई विल सेंड यू, इट इज अ वेरी comprehensive report, and we have made 8 or 9 scenarios, different scenarios of NFC award, जिसमें ये एक मॉडल है जो ये अभी आप जिक्र कर रहे हैं। मैं आपको भेज दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा, फिर उस पर हम बहस कर लेंगे। और ये बिल्कुल हक बजाने पे, देखें अगर गवर्नमेंट ने लोन लिए हैं, अगर कोई भी चीज लेती है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का ये हक है कि सूबों को भी चार्ज करना चाहिए। डिफेंस पूरे पाकिस्तान का है, तो सूबों को भी शेयर देना पड़ेगा। आज देखें, मेरी बात सुने, आज केपीके में अगर हमारे एक लहर दौड़ी है टेररिज्म की, या पहले भी दौड़ी थी, तो आपको पता है हमारी आर्म फोर्सेस, हमारी स्टेब्लिशमेंट वहां पर एक जिम्मेदारी देती है। सिंध के अंदर जैसे कराची में जो हालात थे, वहां जिम्मेदारी देनी पड़ी थी। तो ये सारी चीजें मेरा ख्याल है ये नेशनल कॉज के लिए, हमारी सरहदों की हिफाजत पूरे कंट्री के लिए, वी आर अ फेडरेशन। तो हमें इन चीजों पे सोचना पड़ेगा और हमें काफी हद तक इस पे काम करने पड़ेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल मैं आपको भेज देता हूँ, रिपोर्ट मेरे पास पड़ी हुई होगी, सॉफ्ट कॉपी, आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा
हमने एक और चीज प्रपोज की थी कि शेयर को आप डिफाइन कर लें। हो सकता है कि हम एक लेवल पे जाके 58%, जो 58.5% हम देते हैं सूबों को, 57.5+1, 58.5% जो हम दे रहे हैं सूबों को, वो हम देते रहे, वो हम देते रहे। और उसके ऊपर एक थ्रेशोल्ड के ऊपर जो नई रेवेन्यूज आए टैक्स की, उसको हम पुराने रेट पे कन्वर्ट कर दें। इसका या तो शेयर की एक परसेंटेज है, शेयर को क्या परसेंटेज होगा या एब्सोल्यूट अमाउंट होगा, उसकी डेफिनेशन आर्टिकल 161 में अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेज दें तो वो तशरीह कर सकती है। ऐसी काफी चीजें हैं जो उसमें हमने, उस मॉडल में हमने इनको बताई हैं। और ये बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट थी। उसमें मेरा ख्याल है आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा, मैंने ये कभी भी पब्लिक नहीं की थी। इसकी एक ही वजह थी कि आपको पता है फिर यहाँ पर उसको गलत रंग दिया। तो एक डिबेट को जब हम डिबेट के तौर पे लेते हैं ना, तो मेरा ख्याल है उसमें फिर पर्सनलाइज चीजें आ जाती हैं, और आपकी जो है ना वो किरदारों की बखिया उधेड़ी जाती है। और सोशल मीडिया आजकल माशाल्लाह इतना वाइब्रेंट हो गया है कि वो छोड़ते ही नहीं है। दूसरा, एक फिस्कल डेफिसिट कम करने का जो तरीका है वो टैक्स रिफॉर्म्स है, जैसे आपने भी कहा, ये मेरा एक पुराना फोर्टे है। और लास्ट जब व्हेन आई वाज चेयरिंग द रिफॉर्म्स एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमीशन एज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तो हमने एक इंटरिम रिपोर्ट सबमिट की थी जिसमें 2.5 ट्रिलियन के नए डायरेक्ट टैक्सेस कहे थे इनको। और इसमें ऐसी इनोवेटिव सोर्सेज थी जिसमें मैं आपको यकीन से कह सकता हूं ज्यादा से ज्यादा ऐसी सोर्सेज थी जिसको कभी कभी पहले कंसिडर ही नहीं किया गया था। तो उसके लीगल हिस्सेस थे, उनको लीगल हिस्सेस के तौर पे दूर करके नहीं किया गया। मसलन अब हमने उसको सारी मिटिगेट करके किए हैं, मगर उस वक्त बजट में मेरा ख्याल है लास्ट पॉलिटिकल ईयर था तो मसलन पॉलिटिक्स मसलन कौन मसलन सा? कौन सा? मतलब हमने इनको ये कहा था मिनिमम एसेट टैक्स लगा दें, आप एग्रीकल्चर टैक्स नहीं लगा सकते। मिनिमम एसेट टैक्स का हमने ये कहा था कि जो भी फर्ज करें आप ताहिर साहब हैं, आप फर्ज करें आपकी टोटल एसेट से 10 करोड़ रुपए है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, और आप साल में अगर 12 लाख रुपए टैक्स देते हैं, तो आपका मिनिमम टैक्स ऑन टर्नओवर, आपका सॉरी एसेट्स बनना चाहिए 1%, विच इज 10 लाख रुपए। और अगर आप ऑलरेडी 12 लाख दे रहे हैं तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर फर्ज करें मेरी एसेट्स हैं से 10 करोड़ रुपए, और मेरा टैक्स भी बनना चाहिए, मिनिमम टैक्स बनना चाहिए 10 लाख रुपए, और मैं पे कर रहा हूँ 5 लाख रुपए, तो मुझसे मैं अपना ड्यू शेयर नहीं दे रहा, तो मुझसे आप लाख रुपए ले लें। और उसके बाद हमने ये कहा था कि जो फॉरेन एसेट्स की सीवीटी है वो भी खत्म कर दें, और जो 7E का जो कॉन्सेप्ट है वो भी खत्म कर दें। तो ये एक एक्विटी थी। और उसमें सबसे बड़ी बात थी कि जो एग्रीकल्चर इनकम का जो टैक्स था वो एग्रीकल्चर पे आप नहीं लगा सकते। हाँ, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट आई एंट्री 50 पे आप कॉम्प्रिहेंसिव एसेट्स पे, इस पे वेरियस सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट है, इंडियन सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट है कि आप मिनिमम एसेट टैक्स लगा सकते थे एग्रीकल्चर एसेट्स के ऊपर भी। तो मैं ये समझता हूं कि उन चीजों को रोक लेना चाहिए था। वहां से 200-250 बिलियन आप ले जाते। फिर हमने ये कहा था कि जो एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, देखिए एक तो उनकी एक्सपोर्ट इनकम है और एक इनकी अदर इनकम है। अदर इनकम में लास्ट ईयर उनको डिवेल्युएशन के ठीक ठाक 1.7 ट्रिलियन का फायदा हुआ एक्सपोर्टर्स को, वो 1% दे के छूट के चले गए। देखिए ये तो ज्यादती है, आपको कम से कम 400-450 अरब वहां से मिल जाते हैं। दूसरा, हमने ये कहा था जो कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है 3 साल तक, और उनके डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व भी पड़े हुए हैं, तो उनको आप एडवांस टैक्स ले लें 5%, और जब वो डिविडेंड दें तो उनसे आप एडजस्ट कर लें। चौथा, हमने ये कहा था कि दुकानदार जितने भी हैं उनको कभी भी आप टैक्स नेट में नहीं ला सकते, तो आप उनको एक काम करें, उनको आप सिर्फ 1% ऑफ देयर टर्नओवर जो भी है, जहां से ये परचेजेस कर रहे हैं ना, वहां से रिवर्स चार्ज पे आप ले रहे हैं। आपके पास वहां से ये रिकॉर्डेड स्टेटमेंट के साथ मैं कह रहा हूं, बड़ी वसूख के साथ कह रहा हूं कि आपको 250 बिलियन वहां से आ जाता। जो आप रिटेलर देने के लिए तैयार नहीं, वो एग्री हो गए थे मेरे साथ बैठ के, 4 FBR के मेंबर थे, और ये मैंने अप्रोप्रिएटली कंफर्म भी कर दिया था, कम्युनिकेट भी कर दिया था, बजट में नहीं आया, somehow I don't know why। ऐसी काफी सोर्सेज थी जिसमें हमने कहा था। अब एक कंपनी है, कंपनी की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा है, कंपनी का टैक्स ज्यादा है। एक एओपी आती है, बिलियंस ऑफ रुपीस के प्रोजेक्ट करती है और वो चली जाती है, तो भाई उसकी और कंपनी के रेट में फर्क होना चाहिए। तो ये सारी चीजें थी। मैं आपको रिपोर्ट भेज दूंगा RRMC की, आप पढ़ लीजिएगा, उस पर भी बहस करनी है, हम कर सकते हैं। अगर आप 2.5 ट्रिलियन टैक्सेस अगर आप ज्यादा कर लें, और अगर 2.3 ट्रिलियन का आप अगर
फर्ज करें इंटरेस्ट पेमेंट कम कर देते हैं अपनी डेट सर्विसिंग को, तो आप 5 ट्रिलियन की सेविंग कर सकते हैं। आपका फिस्कल डेफिसिट कम हो जाता है। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं और अगर आप करेंसी की कंट्रोल में रखते हैं, इंपोर्ट अगर आपकी सही मायनों में कंट्रोल हो जाती है, अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाता है और फिस्कल डेफिसिट भी कम हो जाता है, तो आपके आईएमएफ की कंडीशनें इतनी टफ नहीं होंगी। अच्छा, मैं ये समझाऊं आपके कि अगर फिजिकल रिफॉर्म की जाए जिसमें ये टैक्स नए रेज करने की एक ये कर लिया जाए और दूसरा इंटरेस्ट रेट को 5% स्ट्रेट नीचे ले आया जाए और ये तो। मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं आपको कह रहा हूँ करेंसी की वैल्यूएशन के बेसिस पे मैं कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आज वोक अप ऑन द राइट साइड ऑफ द बेड एंड से कि 5% कम हो गया। तो आई तो आईएमएफ के साथ फिर हम निगोशिएट कर सकते हैं कि इकोनॉमी को इंसेंटिव दिया जाए या जो लेवीज वगैरह हैं उनको कम किया जाए, यही कह रहे हैं आप? देखिए, लेवीज वगैरह हम कम करने की बात ना भी करें, जो हो गया सो हो गया। आपको ये सेफ गार्ड करना है आपको कि आइंदा का इन्फ्लेशन कम से कम रहे। दो जैसे 2012 में इन्फ्लेशन काफी था और 13 में जब आप आए, क्योंकि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के फर्क आ गए, मैथमेटिकल इक्वेशन है, मुझसे बेहतर आप भी जानते हैं ये, तो फिर आपकी इन्फ्लेशन कम होनी चाहिए। बट सिंस के हमारे टैरिफ एडजस्टमेंट हो रहे हैं, पेट्रोलियम लेवी लग रही है, बाकी चीजों में इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट आ रहा है, पॉलिसी रेट कम नहीं हो रहा, तो मेरा ख्याल है फिर जाहिर ही बात है आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो न्यूमरेटर ऊपर ही आएगा, डिनोमिनेटर भले आप जितना भी बड़ा ज्यादा हो, तो आपको जाहिर ही बात है फिर आपको इन्फ्लेशन कम नजर नहीं आएगा। चलें जी, टॉपिक ऐसा है कि लोग परेशान भी हैं और पॉलिसी मेकर्स भी इस पर टिंकर कर रहे हैं। इस पर मज़ीद प्रोग्राम हम करते रहेंगे, देखें आज आईएमएफ क्या कहता है, क्योंकि ख़बर ये आ रही है कि अगला प्रोग्राम के बारे में भी बातचीत कर रहे हैं। और एक प्रोग्राम किसी वक्त हम वो एसेट्स की सेल परचेज पे भी, जैसे मिस्र में हुआ है ना, तो उस पर भी बात किसी वक्त करेंगे। तो बॉटम लाइन ये निकली कि हमें अपना घर ही ठीक करके जीना चाहिए और उसका तरीका ये है कि जो टैक्स की अदायगी हैं उनको बेहतर भी बनाया जाए, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को और पॉलिसी को भी बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और दूसरी साइड पे मॉनेटरी साइड पे भी इंटरेस्ट रेट कम करने की ज़रूरत है। अगर ये दो कर लिए जाएं तो इससे डेट सर्विसिंग भी कम हो सकती है और जो एडवांटेज मिलेगा उससे इकोनॉमी को एक धक्का लग सकता है। लेट्स सी, कीप आवर फिंगर क्रॉस्ड। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।